Welcome back to my channel and happy International Labour Day to all of you. So let's start with computation of available surplus section 5. So जो available surplus है उसका जो कैलकुलेशन होगा वो किस तरीके से होगा। पहले तो available surplus को निकालने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, वो चाहे फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से हो या फिर सेकंड शेड्यूल के हिसाब से हो, वो ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसमें से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, डेवलपमेंट अलाउंस एज पर सेक्शन 6, और फिर डिडक्ट करना पड़ेगा जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस पेबल है एज पर सेक्शन 7 वो डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी फर्दर सम्स है एज पर द थर्ड शेड्यूल उसको एम्प्लॉयर को डिडक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि उसमें आते हैं डिविडेंड पेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स या फिर परसेंटेज ऑफ पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो उन सब को डिडक्ट करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी बचा उसी को हम बोलेंगे अवेलेबल सरप्लस। अभी आते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट टू इंक्लूड डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग्स एंड ब्रांचेस, जो कि सेक्शन 3 में कहा गया है। मतलब अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट से या फिर अंडरटेकिंग से या फिर ब्रांचेस से, वो चाहे एक ही जगह पे मौजूद हो या फिर अलग अलग जगह पे हो, इन दैट केस अगर उन डिपार्टमेंट्स का, अंडरटेकिंग का या फिर जितने ब्रांचेस है उन सब का अगर एक ही साथ में बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बनाया जा रहा है तो इन दैट केस उनको हम एक ही एस्टैब्लिशमेंट समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनका सेपरेट बैलेंस शीट मेंटेन हो रहा है या फिर पीएल अकाउंट भी सेपरेट बनाया जा रहा है, इन दैट केस उनको हम अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट से अलग समझेंगे। उनके लिए जो कंप्यूटेशन होगा बोनस वो अलग तरीके से होगा। That should be treated as a separate establishment for the purpose of computation of bonus under this act for that year, ठीक है। अभी आते हैं हम कैलकुलेशन फॉर बोनस पेमेंट सेक्शन 4। ये कैलकुलेशन क्या कहता है? देखिए, जब भी कैलकुलेशन होगा बोनस के लिए या फिर जो कंप्यूटेशन होगा बोनस के लिए वो कुछ इस तरीके से इस स्टेप्स पे होता है। जैसे कि पहले तो आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उससे जो भी डिडक्टेबल्स है सम्स उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको अवेलेबल सरप्लस उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा और एलोकेबल सरप्लस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सेक्शन 16 के हिसाब से देखिए, जब भी ग्रॉस प्रॉफिट का कंप्यूटेशन होगा, अगर कोई बैंकिंग कंपनी हुई उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा वो बोनस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से होगा, और जो भी अदर कंपनीज बचे या एस्टैब्लिशमेंट है उनका जो बोनस का या कैलकुलेशन होगा ग्रॉस प्रॉफिट का वो होगा इस एक्ट में बनाए गए सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से। नाउ कम टू सम्स डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। कौन कौन से जो अमाउंट्स है, जो सम्स है जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से पहला जो सेक्शन 6 के हिसाब से जो हम पहले भी जान चुके हैं डिडक्ट करना पड़ेगा वो है डेप्रिसिएशन, फिर डेवलपमेंट रिबेट और डेवलपमेंट अलाउंस, फिर अमाउंट दैट आर लायबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस एंड अमाउंट दैट आर मेंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस सेक्शन 5 के हिसाब से, सो द कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस डिपेंड्स ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट डेफिनेटली। सो सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट में से सेक्शन 6 के हिसाब से जो भी डिडक्ट कर दिए, ठीक है, जो भी बचा ग्रॉस प्रॉफिट में से जो जो डिडक्टेबल्स अमाउंट से उसको या सम से उसको डिडक्ट करने के बाद जो भी बचा उसी को हम बोलेंगे अवेलेबल सरप्लस। नाउ कम टू कंप्यूटेशन ऑफ एलोकेबल सरप्लस। सो जो एलोकेबल सरप्लस है ना वो है 67% ऑफ अवेलेबल सरप्लस फॉर अदर देन बैंकिंग कंपनी और 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस फॉर बैंकिंग कंपनीज एंड कंपनीज लिंक्ड विथ अब्रॉड, and for the payment of bonus calculated on the allocable surplus which is derived by the above calculation, ठीक है। तो जो एलोकेबल सरप्लस है वो होगा बैंकिंग कंपनीज के लिए 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस और अदर देन बैंकिंग कंपनीज के लिए वो होगा 67% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस, ठीक है। कंपनीज लिंक्ड विद अब्रॉड एंड बैंकिंग कंपनी उनका होगा एलोकेबल सरप्लस इज इक्वल टू 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस, ठीक है।
अभी आते हैं हम सेट ऑन एंड सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। तो ये जो सेट ऑन का प्रोसीजर है, सेट ऑफ का प्रोसीजर है सेक्शन 15 के हिसाब से, ये क्या होता है? देखिए पहला तो सेट ऑन क्या होता है। सेट ऑन जो होता है ना, वो तभी होता है, वो मैकेनिज्म तभी क्रिएट होता है जब ह्यूज प्रॉफिट हो। किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को अगर ह्यूज प्रॉफिट होता है तो तब वो क्या करता है ना, वो मैक्सिमम बोनस देने के लिए एलिजिबल हो जाता है, जो कि होता है 20% ऑन द वेजेस और सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, और अभी मान लीजिए कि 20% देने के बाद भी और भी सरप्लस बच जाता है। इन दैट केस उस सरप्लस को अभी कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, ताकि अगर कभी भी एलोकेबल सरप्लस का शॉर्टेज हुआ या फिर एस्टैब्लिशमेंट को लॉसेस हुए, इन दैट केस उसी सेट ऑन किए गए पैसों से सेट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, सो set on procedure in case of huge profit, excess allocable surplus remain after paying the maximum bonus of 20% on the wage or the salary of the employees should be carried forward to the next following year to be utilized for the purpose of payment of bonus in case of shortage of the allocable surplus or losses occur, and this is called as set on। और जो सेट ऑफ है ये होता है इन केस ऑफ लॉसेस ऑकर। जैसा कि हमारा ये एक्ट कहता है, एक बार ये एक्ट अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लागू हो जाए तो वो एप्लीकेबल रहेगा। मतलब एस्टैब्लिशमेंट को भले ही लॉस हो, उनको मिनिमम बोनस देना पड़ेगा, जो कि होता है 8.33% ऑन द वेजेस और सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो जब भी लॉस होगा तो एस्टैब्लिशमेंट कहाँ से पैसे लाएगी? इन दैट केस जो सेट ऑन किया हुआ होगा उसी से उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। सो व्हेन देयर आर नो प्रॉफिट or available surplus or allocable surplus or the amount falls short or deficiency for payment of minimum bonus to employees, that is 8.33%, such deficiency amount should be adjusted to the current accounting year from the set on amount which was carried forward in case of excess allocable surplus in the previous year, and this mechanism is called as set off। ठीक है, अभी आते हैं हम एलिजिबिलिटी फॉर बोनस एज पर सेक्शन 8। बोनस के लिए जो एम्प्लॉयज़ हकदार हैं, इस एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम उस अकाउंटिंग ईयर में जिस साल का बोनस मिल रहा है उसी साल में एक एम्प्लॉय को कम से कम 30 दिन 30 वर्किंग डेज काम करने चाहिए, काम करने होंगे, तभी जाके वो एम्प्लॉय एलिजिबल होगा टू गेट द एंटाइटलमेंट टू रिसीव द बोनस। So an employee will be entitled only when he has worked for 30 working days in that accounting year। और ऐसा केस भी है प्रोजेक्ट मैनेजर अहमदाबाद प्रोजेक्ट ONGC वर्सेस शाम कुमार सेनेगल का केस। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस सेक्शन 9 के तहत देखिए, एक एम्प्लॉय कब डिस्क्वालीफाई होता है बोनस रिसीव करने से। इसके लिए देखना पड़ेगा कि उस अकाउंटिंग ईयर में अगर वो एम्प्लॉय कभी भी सर्विस से डिसमिस हुआ हो, क्यों? अगर उसने फ्रॉड किया हो या फिर किसी भी तरह का रियोटस या वॉयलेंट बिहेवियर शो किया हो इन द प्रेमिसेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, या फिर चोरी की हो या फिर सैबोटेज किया हो प्रॉपर्टी का एस्टैब्लिशमेंट में। इन केसेस में एक एम्प्लॉय अगर डिसमिस होता है सर्विस से, इन दैट केस दैट एम्प्लॉय शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस। और ऐसा केस भी है पांडियन रोडवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड मदुराई वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट का केस। सो पेमेंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस सेक्शन 10 and 11 in case the allocable surplus amount according to section 2 subsection 4 exceeds the minimum bonus which is 8.33% payable amount to employees, in that case the employer is bound to pay extra percentage of bonus। ये कहता है सेक्शन 10। ठीक है, अगर किसी केस में जो एलोकेबल सरप्लस अमाउंट है वो मिनिमम बोनस जितना है उससे एक्सीड कर जाता है, इन दैट केस एम्प्लॉयर को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट या एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ बोनस देना पड़ेगा रादर देन 8.33%। ये कहता है सेक्शन 10। लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है बोनस देने का वो है 20%, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता कोई भी एम्प्लॉयर। मैक्सिमम बोनस 20% ऑफ द सैलरी ऑफ और वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता किसी भी साल में। ऐसा भी केस है दिसरगढ़ पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन।
नाउ कम टू मीनिंग ऑफ पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस। देखिए मिनिमम बोनस का जो मीनिंग है वो क्या है, बोनस हमेशा दिया जाता है अलॉन्ग विद द सैलरी, ठीक है। सो एवरी ईयर एवरी एम्प्लॉयर शैल बी बाउंड टू पे बोनस टू एवरी एम्प्लॉय, यस, अगर ये एलिजिबल एम्प्लॉय में आते हैं। और जो मिनिमम बोनस है जो कि है 8.33% ऑफ द सैलरी और वेजेस एंड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, वो देना पड़ेगा, ठीक है। जो मिनिमम बोनस है उसको एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देना पड़ेगा और ये कंपलसरी है। कितना है, 8.33% मिनिमम बोनस या फिर 100 रुपीज़, ठीक है, एज द केस में बी ऑफ ₹60 एज अप टू 15 व्हिच एवर इज हायर। क्योंकि एक्ट है 1965 का, तो उस टाइम पे 100 रुपीज़ 60 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और ये अब तक लागू है एज पर द लॉ, ठीक है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। सो द सैलरी अर्नड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, वो उस पर 8.33% या फिर 100 रुपये, ठीक है, जो भी ज़्यादा हुए। और अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि 15 साल तक का है तो उनके केसेस में वो होगा 60 रुपीज़। और जो बोनस दिया जाएगा इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि जैसे मैं बता चुकी हूँ एक बार ये एक्ट लागू हो जाए तो बोनस तो देना ही पड़ेगा एक एम्प्लॉय को, भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो उस साल। फिर एम्प्लॉय जो एलिजिबल है फॉर बोनस, ये कहता है जो एम्प्लॉयज़ जिनका वेज या सैलरी अप टू ₹21,000 पर मंथ है वो है एलिजिबल एम्प्लॉयज़, ठीक है। बोनस लिमिट सेक्शन 12। सो सेक्शन 12 ये कहता है कि जब भी बोनस का कैलकुलेशन होगा, इन दैट केस जो वेज या फिर सैलरी जो भी एम्प्लॉय का होगा वो अगर 7,000 रुपये से ज़्यादा हुआ, क्योंकि बोनस का लिमिट इसके तहत जो फिक्स हुआ है वो 7,000 रुपये के ऊपर फिक्स हुआ है। और साथ ही साथ जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में है उनके लिए जो मिनिमम वेजेस फिक्स किया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, वो अगर 7,000 रुपये से ज़्यादा है तो इन दैट केस बोनस का जो लिमिट होगा, जिस कैलकुलेशन के बेसिस पे बोनस कैलकुलेट होगा, वो होगा आइदर 7,000 रुपीज़, या फिर अगर जो मिनिमम वेजेस फिक्स हुआ है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिसको फिक्स किया है वो अगर अमाउंट ज़्यादा हुआ, whichever is higher 7,000 rupees or the amount of minimum wages which has been fixed by the appropriate government in the schedule employment, तो जो भी ज़्यादा हुआ उसी के ऊपर ही बोनस का कैलकुलेशन होगा। या फिर कोई एम्प्लॉय है अगर उसकी जो सैलरी है वो अगर लेस देन 7,000 है, या फिर उसका जो मिनिमम वेजेस फिक्स्ड हुआ है, ठीक है, वो 7,000 से कम है उसका सैलरी, या फिर जो मिनिमम वेजेस फिक्स किया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने वो जितना भी है, वो अगर समझ लीजिए कि वो 6,500 है और उसकी सैलरी है 6,800, इन दैट केस उसका जो बोनस का कैलकुलेशन होगा वो whichever is higher के ऊपर होगा, मतलब 6,800 रुपये के ऊपर होगा ऑन द एक्चुअल वेजेस, ये कहता है बोनस लिमिट। नाउ कम टू प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस इन सर्टन केसेस, सेक्शन 13 ये कहता है। देखिए अगर कोई एम्प्लॉई वो उस अकाउंटिंग ईयर में बिल्कुल भी काम नहीं किया हो, इन दैट केस उसको मिनिमम बोनस कितना मिलेगा, वो मिलेगा 100 रुपये। या फिर अगर उसकी जो उम्र है वो अगर 15 साल तक है, इन दैट केस उसको मिलेगा ओनली ₹60। या फिर जो कि बोनस है इज हायर देन 8.33% ऑफ हिज सैलरी और वेजेस फॉर द डेज ही हैज वर्कड इन दैट अकाउंटिंग ईयर, देन इट शैल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड, ठीक है। या फिर अगर उसका जो बोनस है वो 8.33% से ज़्यादा का हुआ, इन दैट केस उसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया जाएगा उस अकाउंटिंग ईयर के लिए। अभी आते हैं हम सेक्शन 14, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज। क्योंकि बोनस के लिए एंटाइटल्ड होने के लिए एक एम्प्लॉय को कम से कम उस अकाउंटिंग ईयर में 30 दिन 30 वर्किंग डेज काम करने चाहिए, इसीलिए तो ये 30 वर्किंग डेज का कैलकुलेशन कैसे होगा। सो an employee shall be deemed to have worked in an establishment in any accounting year, ठीक है, मतलब माना जाएगा कि उसने उस अकाउंटिंग ईयर में काम किया है जिस दिन वो तो आया है लेकिन ले ऑफ में है। तो ले ऑफ मतलब जिस दिन एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर से काम नहीं दिया जाता है, जैसे कि अगर एम्प्लॉयर के पास ऑलरेडी स्टॉक्स है या फिर रॉ मटेरियल्स अभी अवेलेबल नहीं है तो उसने काम बंद करके रखा है, तो इन दैट केस उसको ले ऑफ कहा जाता है,
ठीक है, पावर सप्लाई नहीं हुआ है तो ले ऑफ होता है उस दिन। उसमें तो एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं होती है, इसीलिए उस दिन को अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से माना जाता है कि उसने उस दिन काम किया है, भले ही ले ऑफ हो या फिर वो जिस दिन छुट्टी पे हो, दैट टू जो लीव विद सैलरी और वेजेस होता है वो वाली। तो एम्प्लॉई अगर एब्सेंट हो ड्यू टू टेम्परेरी डिसेबलमेंट कॉज बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो उन दिनों को भी गिना जाएगा वर्किंग डेज में, ठीक है, मतलब उसको भी माना जाएगा कि ही हैज़ बीन वर्कड इन दैट एस्टैब्लिशमेंट। या फिर एम्प्लॉई अगर मैटरनिटी लीव में हो, दैट टू लीव विथ वेज और सैलरी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा एज वर्किंग डेज में, ठीक है। अभी आते हैं हम स्पेशल प्रोविज़न जो कि सेक्शन 16 के तहत कहा गया है। सेक्शन 16 ये बताता है कि जितने भी न्यू एस्टैब्लिशमेंट हुए अप टू 5 ईयर्स वाले, ठीक है, मतलब जिन एस्टैब्लिशमेंट को बने हुए अब तक 5 साल नहीं हुए हैं या फिर 5 साल तक, उनके केसेस में एक एम्प्लॉय को तभी बोनस मिलेगा जब जब उस एस्टैब्लिशमेंट में प्रॉफिट हुआ हो। मतलब जिस अकाउंटिंग ईयर में उस नए एस्टैब्लिशमेंट को प्रॉफिट हुआ होगा तभी जा करके एम्प्लॉयर बोनस देगा, जिस साल लॉस हुआ होगा उस साल बोनस नहीं देगा एस्टैब्लिशमेंट। So the condition that profit are remaining amount after deducting expenses, depreciation and taxes. So adjustment of customary bonus or interim bonus section 17. सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में एम्प्लॉयर ने किसी तरह का पूजा बोनस दिया है या फिर अदर किसी कस्टमरी बोनस को उसने दे दिया है पहले से, सो इन दैट केस जो भी बोनस अभी उसको वापस देना पड़ेगा उसी साल में, तो वो इन कस्टमरी बोनस को या फिर पूजा बोनस को ओरिजिनल बोनस अमाउंट से ना डिडक्ट कर सकता है, ठीक है। और जो भी बैलेंस बचेगा ओरिजिनल अमाउंट में से डिडक्ट करने के बाद वो एम्प्लॉय को सिर्फ उतना ही अमाउंट देगा। सो द एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव ओनली द बैलेंस, ये कहता है सेक्शन 17। नाउ कम टू सेक्शन 18, डिडक्शन ऑफ सर्टन अमाउंट फ्रॉम बोनस पेबल। देखिए, एम्प्लॉय के बोनस में से भी डिडक्शन हो सकता है। किस वजह से? अगर एम्प्लॉय को गिल्टी फाउंड किया जाए ऑफ एनी मिसकंडक्ट कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू द एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर एम्प्लॉय गिल्टी फाउंड होता है फॉर एनी टाइप ऑफ मिसकंडक्ट जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो इन दैट केस एम्प्लॉयर के पास ये लॉफुल परमिशन है कि वो उसका जितना लॉस हुआ है वो बोनस के अमाउंट में से वो डिडक्ट कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर जितना लॉस हुआ है वो डिडक्ट करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो इन दैट केस वो जितना बचा हुआ बोनस होगा उतना ही एक एम्प्लॉय को मिलेगा, ठीक है। अभी आते हैं हम सेक्शन 19 जो कि कहता है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट। देखिए, ये सेक्शन 19 कहता है कि बोनस जो है एम्प्लॉय को पेमेंट होगा बिटवीन और विदिन अ पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने के 8 महीने के अंदर अंदर बोनस मिल जाना चाहिए। अगर किसी वजह से एम्प्लॉयर अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने के 8 महीने के अंदर नहीं दे पाता बोनस, इन दैट केस वो अगर गवर्नमेंट से परमिशन लाता है तो इंक्लूडिंग द डेट ऑफ बोनस पेबल को मिला करके एक्सटेंशन मिल सकता है, वो है मैक्सिमम 2 years तक का, ठीक है। मतलब ये 8 महीने और जो ओरिजिनल डेट जो था बोनस का पेबल के लिए वो सब मिला करके मैक्सिमम 2 years का एक्सटेंशन मिल सकता है, वो भी अगर गवर्नमेंट परमिशन दे तो, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी आते हैं हम सेक्शन 21, रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। देखिए, बोनस के ऊपर जो हक है वो है एम्प्लॉय का, तो अगर कोई भी एम्प्लॉय अपना जो बोनस है वो नहीं ले पाता एम्प्लॉयर से, इन दैट केस रिकवर कैसे होगा? So where any money is due to an employee by way of bonus from his employer under a settlement or an award or agreement, the employee himself can recover it, or any other person authorized by him in writing in this behalf, or in the case of the death of the employee, his assignee or heirs may make application to the appropriate government for the recovery of the money due to him.
and if appropriate government or such authority as the appropriate government may specify in this behalf is satisfied that any money is so due, it shall issue a certificate for that amount to the collector, who shall proceed to recover the same in the same manner as the arrear of land revenue, provided that every such application shall be made within 1 year from the date on which the money becomes due to the employee from the employer, and provided further that any such application may be entertained after the expiry of the said period of 1 year if appropriate government is satisfied that the applicant has sufficient cause for not making the application within the said period। मतलब अगर किसी भी एम्प्लॉई का पैसा एम्प्लॉयर के पास है किसी भी तरह के सेटलमेंट के तहत, अवार्ड के तहत, एग्रीमेंट के तहत, तो उसको वो एम्प्लॉई कैसे रिकवर करेगा? तो वो खुद कर सकता है, उसके लिए उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, फिर वो रिकवर कर सकता है। या फिर वो अगर किसी अदर पर्सन को भी ऑथराइज करता है बाय राइटिंग, तो वो अदर पर्सन भी इसके एम्प्लॉय के बिहाफ से रिकवर कर सकता है। या फिर एम्प्लॉय की अगर डेथ हो गई हो, इन दैट केस एम्प्लॉय का जो भी असाइनी है या फिर उसके जो भी हेयर्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इनके लिए, ठीक है, इन सारे केसेस के लिए उनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी ड्यू टू हिम। और अभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर जो भी अथॉरिटी होगी एज अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो क्या करेगी? वो अगर सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ एम्प्लॉय का पैसा है एम्प्लॉयर के पास, इन दैट केस लेकिन एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, इन दैट केस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर जो भी अथॉरिटी है वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगी टू कलेक्ट दैट अमाउंट, ठीक है। और उसके लिए वो कलेक्टर को बोलेगी कि रिकवर कीजिए आप पैसे, ये और ये लैंड एरियर की तरह भी कलेक्ट हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। और लेकिन इसके लिए जो शर्त है ये है कि एप्लीकेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉय को या फिर उनके जो भी असाइनी है या फिर हेयर है उनको 1 साल के अंदर अंदर, मतलब जब भी ये मनी ड्यू होता है उसके 1 साल के अंदर अंदर ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन केस वो 1 साल बीत जाता है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नहीं दे पाते वो एप्लीकेशन, सो इन दैट केस अगर कोई सफिशिएंट कॉज शो किया जाए, जैसे कि एम्प्लॉय की तबीयत खराब थी, वो किसी भी तरह का कोर्ट केस में फंसा था, या फिर वो हॉस्पिटलाइज था, या फिर उसके माँ बाप की तबीयत खराब थी, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहा था, इस तरह का अगर कोई वो सफिशिएंट कॉज दे, इन दैट केस ये भले ही एक्सपायरी डेट जा चुका हो, 1 ईयर बीत चुका हो, फिर भी एप्लीकेशन अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि हाँ इसमें जेन्यूनिटी है, इसमें सफिशिएंट कॉज है डीले का, तो इन दैट केस 1 साल के बाद भी अगर एप्लीकेशन दिया जाए तब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको मानेगी, ठीक है। अभी आते हैं मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर और रिकॉर्ड एक्सेट्रा। सेक्शन 26 ये कहता है जो एम्प्लॉयर है वो प्रिपेयर करेगा और मेंटेन करेगा रजिस्टर्स, जितने भी रिकॉर्ड्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी फॉर्म्स है, जो फॉर्म्स कहा गया है इस एक्ट के तहत उन सबको मानेगा और मेंटेन करेगा। So section 27, inspector, government by notification in the official gazette appoints such person as it think fit to be inspectors and may define the limit within which they shall exercise jurisdiction, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके अब इंस्पेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, और ये इंस्पेक्टर्स को वो जो पावर उनको मिलेगा वो उसी हिसाब से काम करेंगे। जैसे कि इंस्पेक्टर का ये जो पावर है कि वो रीजनेबल टाइम में किसी भी प्रेमिसेस में, किसी भी एंटरप्राइजेस में जा कर के वो इंस्पेक्ट कर सकता है रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, बुक्स, रजिस्टर या फिर किसी तरह के अदर डॉक्यूमेंट जो भी है वो ये सब इंस्पेक्ट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है और एंटर भी कर सकता है प्रेमिसेस। और एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो इंस्पेक्टर को ये सारे इन्फॉर्मेशन दे, जो जिसके बारे में भी इंस्पेक्टर पूछता है इन्फॉर्मेशन, तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन वो इंस्पेक्टर को दे, ठीक है। अभी आते हैं हम सेक्शन 28 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो ये कहता है कि अगर इस एक्ट के तहत जो भी रूल्स है, ठीक है, जो भी प्रोविजंस है, कोई भी अगर उसको नहीं मानता, उसको कंट्रावेन करता है, इन दैट केस उसको पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कितनी होगी? वो होगी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 6 मंथ, और फाइन भी लागू हो सकता है अप टू 1000 रुपीज़, या फिर दोनों भी लग सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी डायरेक्शन दिया गया है इस एक्ट के तहत, जो भी इंस्पेक्टर बोलता है या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी तरह का डायरेक्शन देता है या फिर ऑथराइज ऑफिसर किसी तरह का डायरेक्शन देता है इस एक्ट के तहत, उसको अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानता, ठीक
ठीक है। इन दैट केस भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जो कि हो सकता है 6 महीने तक का, या फिर फाइन भी लागू हो सकता है, जो कि हो सकता है 1000 रुपीज़ तक का, या फिर दोनों, ठीक है। अभी आते हैं हम सेक्शन 31A, जो कि कहता है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ बोनस लिंक्ड विथ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। तो जो भी एस्टैब्लिशमेंट है जो कि प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी के साथ जुड़े हैं, उन रिलेटेड मैटर में जो पेमेंट ऑफ बोनस दिया जाता है ना, वो ये कहता है सेक्शन 31A कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में किसी तरह का एग्रीमेंट हो फॉर द बोनस केस, in that case the non-payment of bonus is not valid. Any agreement made between the employer employee regarding the non-payment of bonus is not valid, ठीक है। मतलब अगर किसी भी तरह का एग्रीमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में होता है जिसमें कहा गया होता है कि हम बोनस नहीं देंगे, एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं तुम्हें बोनस नहीं दूंगा, तो ये भाई वैलिड नहीं होगा। या फिर किसी तरह का ऐसा एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जिसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होता है, तो इन दैट केस पहले भाई गवर्नमेंट का परमिशन लाओ तभी जा करके काम हो सकता है। फिर एम्प्लॉयज़ आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस एक्सेस देन 20% ऑफ देयर वेजेस और सैलरी, ठीक है। तो सेक्शन 31A ये भी कहता है कुछ भी हो जाए, किसी भी एम्प्लॉय को 20% से ज़्यादा मैक्सिमम बोनस नहीं मिल सकता। और सेक्शन 36 ये कहता है पावर ऑफ एग्जम्पशन ऑफ बोनस पेमेंट बाय गवर्नमेंट। देखिए, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट एप्लीकेशन दे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि भाई वो उनकी जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो लगातार लॉस का शिकार होते आ रहे हैं, जिस वजह से उनके पास मिनिमम बोनस देने के भी पैसे नहीं हैं। इन दैट केस अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ भाई ये सच है, इन दैट केस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ पीरियड के लिए या फिर कुछ सालों के लिए बोनस का एग्जम्पशन या फिर उसी अकाउंटिंग ईयर के लिए भी बोनस का एग्जम्पशन दे सकती है, मतलब बोनस की छूट दे सकती है, बोनस देने से छुटकारा दे सकती है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ सर्टन पीरियड के लिए ही। एक बार अगर उस एस्टैब्लिशमेंट का जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, वो चेंज हो गए, इन दैट केस फिर से एज यूजुअल उनको बोनस देना पड़ेगा। एंड विद दिस आवर वीडियो हैज़ कम टू एन एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।